अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 3 साल पहले एवनफील्ड केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और उनके दामाद कैप्टन सफदर को सजा मिली। मगर आज मरियम नवाज ने दावा किया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई दरख्वास्त दायर करना चाहती हैं, जिससे नए हक़ाइक़ सामने आएंगे और पता चल जाएगा कि ये केस क्यों बनाया गया और इसके पीछे कौन था। जबकि हुकूमत ये कह रही है कि मरियम नवाज ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एवनफील्ड केस की समाअत हुई। समाअत के आगाज़ में मरियम नवाज ने कहा कि मेरे वकील अमजद परवेज़ कोरोना की वजह से बीमार हैं। 2 दिन पहले उन्होंने मेरे केस में मजीद वकालत से मुआज़रत कर ली। साथ ही मरियम नवाज ने अदालत से दरख्वास्त की कि मैं एक और पटिशन फाइल करना चाहती हूँ, मुझे मजीद वक्त दरकार है, मैं दरख्वास्त के जरिए बहुत कुछ वाज़े करना चाहती हूँ। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप जिसको वकील करना चाहती हैं करें, वो आपका हक है। जस्टिस आमिर फारूक ने मरियम नवाज से पूछा कि आपको कितना वक्त चाहिए। उस पर मरियम नवाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे तैयारी के लिए 1 महीने का वक्त दरकार है। समाअत के दौरान नैब के वकील ने मरियम नवाज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की मुखालफत की और इस पर मरियम नवाज ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि ये तासुर जाए कि केस में ताख़ीर हो रही है। अदालत ने मरियम नवाज की दरख्वास्त मंजूर कर ली और केस की समाअत 23 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। समाअत के बाद भी मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मेरी दरख्वास्त पूरा कच्चा छट्ठा खोल कर रख देगी, पता चल जाएगा कि केस क्यों बनाया गया और इसके पीछे कौन है। मैं एक बहुत ज़रूरी दरख्वास्त देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्ठा खोल कर कौम के सामने रख देगा कि ये केस कैसे बनाया गया, मुझ पर इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे, कौन था इसके पीछे और क्या करना चाहता था और कैसे वो कामयाब हुआ। मुकदमे में अपील में जो इशू है वो तो एक तकाम पर मबनी एक चीज़ है, उस इशू को सेटल किया जाए जिसके बारे में मैं दरख्वास्त देना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बता रही, वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरे लॉयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी के लिए मैंने आज टाइम मांगा है। उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे ना बढ़ सकता है, ना बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे बढ़ा तो मैं ये कहने में हक बजाने भूंगी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। इसके अलावा मरियम नवाज ने वकील की जानिब से केस की पैरवी करने से मुआज़रत की वजह भी बताई। मेरा जो लॉयर हैं अमजद परवेज़ साहब, जिन्होंने शुरू से ही इस केस को कंटेस्ट किया है, जब से उनको कोविड हुआ है, उनको कमर की शदीद तकलीफ़ है और उनके लिए हफ्ते में 2 बार कम्यूट करना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे इस मुकदमे से अलहदा कर दें, क्योंकि मैं इतना कम्यूट नहीं कर सकता, तो मैं नहीं चाहता कि आपका केस सफ़र करे। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है आप ही कंटेस्ट करें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आपकी सेहत बेहतर नहीं हो जाती, मैं अपने लिए कोई और काउंसिल अरेंज करूँगी। मगर हुकूमत यह समझती है कि मरियम नवाज जानबूझकर केस को लटका रही हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने ट्वीट किया कि क्या ड्रामा है। पहले 1 सितंबर को गुज़िश्ता समाअत में झूठ बोला कि वकील छुट्टियों पर है, हालांकि वही वकील 31 अगस्त को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश हुआ। आज उन्होंने अपने वकील को निकाल दिया। ताख़ीरी हरबे और अदालत को गुमराह करने से क्या हासिल होगा, अदालत को इन हरबों की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि मैं मरियम नवाज को चैलेंज करता हूँ कि वो अदालत को कहें कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करें। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मरियम नवाज अब 3 साल बाद क्यों हक़ाइक़ सामने लाने का दावा कर रही हैं। एवनफील्ड वो केस है जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाया गया। 4 साल पहले 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और साथ ही अपने फैसले में नैब को शरीफ खानदान के खिलाफ 4 रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया। अदालत ने नैब को 6 हफ्तों में ये रेफरेंस दायर करने का कहा और अपने फैसले में लिखा कि नैब रेफरेंस दायर होने के बाद एहतसाब अदालत 6 माह में फैसला सुनाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नैब के केसेस की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग जज तैनात करने का हुक्म दिया और बाद में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस एजाजुल अहसन को मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया। फिर तकरीबन 1 साल के बाद इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एवनफील्ड केस का फैसला सुनाया। 6 जुलाई 2018 को सामने आने वाले फैसले के मुताबिक नैब मुल्जिमान पर करप्शन और बददियानती साबित नहीं कर सका, इसलिए इस इल्ज़ाम से मुल्जिमान को बरी किया जाता है। मगर यह ज़रूर साबित हो गया है कि लंदन फ्लैट्स 90 की दहाई में शरीफ खानदान की मिल्कियत में रहे, इसलिए बारे सबूत मुल्जिमान पर है। वो ये साबित नहीं कर सके कि लंदन फ्लैट्स कैसे लिए गए। लंदन फ्लैट्स मुल्जिमान के ज़राए आमदनी के मुताबिक नहीं, इसलिए एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को आमदनी से ज़ायदा सासे रखने के इल्ज़ाम में 7 साल कैद बामुशक्कत और नैब के साथ ताउन न करने के जुर्म में 1 साल कैद की भी सज़ा सुनाई। नवाज शरीफ पर 8 मिलियन पाउंड यानी 1 अरब 29 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि मरियम नवाज की तरफ से पेश की गई ट्रस्ट डीड जाली निकली और मरियम नवाज ने जुर्म के इर्तिकाब में नवाज शरीफ का साथ दिया। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को आमदनी से ज़ायदा सासे और गुमराह करने के जुर्म में 7 साल कैद बामुशक्कत और नैब के साथ ताउन न करने पर 1 साल कैद की भी सज़ा सुनाई।
इसके अलावा मरियम नवाज को 2 मिलियन पाउंड यानी 32 करोड़ रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि कैप्टन सफदर ने जुर्म के इर्तिकाब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मदद की, इसलिए उन्हें भी 1 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई। अदालत ने लंदन के 4 फ्लैट्स को जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। इस फैसले के खिलाफ शरीफ खानदान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और फिर 19 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड केस में एहतसाब अदालत के फैसले को मुअत्तल कर दिया और अपने तफसीली फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजार पर इल्जाम था कि उन्होंने करप्शन, बददियानती और गैर कानूनी जराए से एवनफील्ड अपार्टमेंट हासिल किए, लेकिन इस्तगासा इस हवाले से सबूत ही पेश नहीं कर सका, जिस पर एहतसाब अदालत ने मुलजिम को इस इल्जाम से बरी कर दिया और नैब ने एहतसाब अदालत के इस बरियत के फैसले को चैलेंज नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले के मुताबिक एहतसाब अदालत के फैसले में नवाज शरीफ की आमदनी या फिर उन जराए का जिक्र ही नहीं किया गया। अदालत ने जब नैब के वकील से लंदन के फ्लैट की मालियत के हवाले से पूछा कि इस बारे में एहतसाब अदालत के फैसले में कोई दस्तावेज और कोई सबूत मौजूद है तो पेश किया जाए, तो नैब की तरफ से ऐसी कोई दस्तावेज और सबूत दिखाने के बजाय अदालत को यह कहा गया कि फ्लैट्स की वैल्यू का तयन गूगल से किया जा सकता है। नैब के जवाब से मुताल्लिक तफसीली फैसले में लिखा गया है कि तजर्बाकार और पेशा सलाहियत के हामिल वकला से इस तरह के जवाब की तवक्को नहीं थी और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत मुकम्मल होने तक वक्त मांगने के बावजूद कोई दस्तावेजात पेश ही नहीं की गई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मरियम नवाज की सजा के हवाले से तफसीली फैसले में लिखा था कि उन्हें एवनफील्ड फ्लैट्स के हुसूल में नवाज शरीफ की मदद, मुआवनत और साजिश के इल्जाम में सजा दे दी गई, लेकिन एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में 1993 से 1996 के दौरान एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हासिल करने के लिए मरियम नवाज की तरफ से नवाज शरीफ की मुआवनत या साजिश से मुताल्लिक किसी सबूत का हवाला ही नहीं दिया, जबकि मरियम नवाज की तरफ से जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने के इल्जाम से मुताल्लिक तफसीली फैसले में लिखा गया कि इस मामले पर शवाहिद का मजीद जायजा लेने की जरूरत है और उसका जायजा एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत के मौके पर लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले के आखिर में कहा गया था कि हमारी बादी नज़र में यह राय है कि एहतसाब अदालत के फैसले में मौजूद वाज़ेह खामियों और कमजोरियों के बाइस मुल्जिमान को दी गई सजा और जुर्म ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकती। अदालत ने एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजाएं मुअत्तल कर दी थी। फिर नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, मगर जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है और मरियम नवाज ने अब 3 साल के बाद इस केस में नए हकाइक सामने लाने का दावा किया है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद है। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब, आज आप भी मरियम नवाज साहिबा के साथ मौजूद थे। बहुत ज़्यादा हक में फैसला था जो जमानत का फैसला था। केस के मेरिट्स पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवालात उठाए थे। आप मेरिट्स पर लड़े, जो हुकूमत कह रही है कि जी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत कराएं, वकील बदलना, ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं ताकि फैसला आ जाए। बजाय इसके 3 साल बाद मरियम नवाज क्यों कह रही है वो नए हकाइक सामने लाना चाहती? देखें, एक तो नए हकाइक सामने लाना इसलिए ज़रूरी है, एक तो ये सारा पॉलिटिकल था जो आपने भी बैकग्राउंड दिया है, उसमें जगह जगह इतने गैप्स नज़र आते हैं शुरू दिन से लेके, डिस्क्वालिफिकेशन से लेके और जो भी सज़ाएं सुनाई गई। और ख़ास तौर पर जब से सबसे ज़्यादा जो मज़ाक़-ख़ेज़ बात है, और आपने कोर्ट के फ़ैसलों का रेफरेंस भी दिया कि एक तो पनामा जब शुरू हुआ था तो ना नवाज शरीफ का नाम था, नाम नहीं था उनका, ना मरियम नवाज का नाम था, उसमें उनका भी नाम नहीं था। पूरे 450 लोगों का जिनका नाम था, अगर हम ये क्वेश्चन आज पूछें कि वो बाकी 449 कहाँ गए, पाकिस्तान का कोई जुडिशल प्रोसेस है या नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर है कि ये सारा केस जो बनाया गया था ये सियासी बुनियादों पर बनाया गया था। क्योंकि अगर सियासत से ताल्लुक़ ना होता तो फिर 449 दूसरे केसेस भी अदालत उतनी फुर्ती से, और हुकूमत वक्त जो इमरान खान साहब गए थे पनामा, वो भी उतनी उसको कंसर्न से आगे लेके जाते। लेकिन हमने देखा कि पिछले 4 साल में किसी ने कोई बात ही नहीं की। कोर्ट भी भूल गया, हाई कोर्ट भी भूल गए, सुप्रीम कोर्ट भी भूल गया, क्योंकि एक शख्स को उसकी सियासत की बुनियाद पर हटाना था और उसके लिए उसको हटा दिया गया, ना तो उसका नाम था। और आपने एक कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस दिया कि शरीफ ख़ानदान की मलकियत थी। क्या सज़ाएं ख़ानदान के बेसिस पर होती हैं? क्या नवाज शरीफ उसके ओनर साबित हुए हैं? नहीं। क्या मरियम नवाज उसकी ओनर साबित हुई हैं? नहीं। क्या यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई चीज़ साबित हुई नवाज शरीफ के नाम से, मरियम नवाज के नाम से? नहीं।
और सजाएं उठा के दे दी 7-7, 8-8 साल। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज तो पब्लिक सर्वेंट भी नहीं रही, कोई पब्लिक ऑफिस भी नहीं होल्ड किया, और उनको सजा वो सुनाई गई जो कि एक नैब ने वो सजा सुनाई गई। ट्रस्ट डीड का क्या रिलेशनशिप थी दो प्राइवेट सिटीजन्स के दरमियान, हालांकि वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, लेकिन दो प्राइवेट सिटीजन्स के दरमियान दोनों को कोई कंसर्न नहीं है, दोनों में से कोई कोर्ट नहीं गया कि जी मुझे शक है ये ट्रस्ट डीड सही नहीं है, और कोर्ट ने उठा के मरियम नवाज को 8 साल की जेल की सजा सुना दी गई। और फिर उसके बाद ये लूप होल्स हैं, ये जितने लूप होल्स हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, हालांकि वो सजा मुअत्तल करने का फैसला है, उसमें तफसीली तौर पर बहुत सारे लूप होल्स की निशानदेही की गई है। बाकी जो लूप होल्स हैं उन्होंने कहा कि जब आगे समाअत होगी तो उसमें डिस्कस किया जाएगा, जिसमें ट्रस्ट डीड का मामला भी शामिल है। तो बजाय इसके 3 साल गुजरने के बाद जब मरियम नवाज साहिबा को यह मौका मिला है कि अब तो उनका केस अलग ट्रीट हो रहा है नवाज शरीफ साहब से, कि इसको अब रोजाना की बुनियाद पर लड़ने की इस्तदा करें अदालत से और ये सारे के सारे मामला अदालत के सामने रखें। ये कहना कि जी मैं मजीद हकाइक सामने लाना, मजीद क्या नए हकाइक सामने लाने हैं, ये डिले कराना चाहती हैं वो समाअत को, जो हुकूमत का इल्ज़ाम है, अगर वरना रोजाना की बुनियाद पर करें, हकाइक तो वैसे ही सामने आ जाएंगे सारी प्रोसीडिंग्स में जो भी वो सामने लाना चाहती हैं। शाहज़ेब, पाकिस्तान की तारीख में 70 साल से ज़्यादा तारीख में मेरा नहीं ख्याल है कि मरियम नवाज या नवाज शरीफ से ज़्यादा किसी ने कोर्ट कचहरी को भुगता हो। जितने अपीयरेंसेस, इवन जब वो 2017-18 में जब शुरू हुआ है और जब नैब रेफरेंस फाइल करने के लिए कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपको याद होगा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुबह को लाहौर से आते थे, यहाँ से अटेंड करते थे कोर्ट, और फिर उसके बाद बहावलपुर या कोयटा या कहीं और जाके जलसे करते थे। मैं नहीं कह, कोई पाकिस्तान में ये क्लेम नहीं कर सकता कि अभी 1 तारीख को केस लगा था, मरियम नवाज आई थी, अभी 8 तारीख को आज फिर केस लगा मरियम नवाज। all she's asking is 1 month। तो मेरा ख्याल है कोई ये इल्जाम, और खास तौर पर अदालत से उन्होंने अगर इल्जाम लगा रहे, नहीं मैं अदालत से उन्होंने अदालत तो उन्हें वक्त दे रही है, मगर मैं जानना ये चाह रहा हूं कि मरियम नवाज के लिए ज्यादा सूटेबल ये क्यों नहीं है कि वो अदालत से ये इस्तदा करे कि इसकी समाअत आप रोजाना की बुनियादों पर करें, जब उनके पास फैसले की मुअत्तली का फैसला मौजूद है जो जिसमें मेरिट्स पर सवाल उठाए गए थे। इसलिए नहीं समझ में आ रहा, जिसकी वजह से हुकूमत इल्जाम लगा रही है कि आप डिले करना चाहते हैं। वरना देखें ना, अब आप अदालत को क्या ये प्ली दे सकती हैं वो कि 449 के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, मेरे खिलाफ हुआ। इस पर तो अदालत ये तो कोई मेरिट पर आर्गुमेंट नहीं है कि अदालत कहेंगी कि जी ठीक है, क्योंकि आपके अकेले के खिलाफ हुआ, 449 के खिलाफ नहीं हुआ, इसलिए आपकी सजा मुअत्तल की जाती है। केस तो आपको मेरिट पर ही लड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं ये तो नहीं, हम तो ये नहीं, जाहिर सी बात है ये पॉलिटिकल एक केस है और जाहिर है पॉलिटिक्स तो बात होती है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि जी पॉलिटिक्स की बात ही ना करें, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अल्फाज इस्तेमाल किए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट हुम, ऑपोजिशन लीडर्स, और उन ऑपोजिशन लीडर में सरे फहरिस्त जो हैं वो नवाज शरीफ हैं और उसके बाद मरियम नवाज है। मरियम नवाज ने तो पब्लिक ऑफिस होल्ड ही नहीं किया। तो हम जो नए, जो मैं तो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, 1 महीने के बाद जब हम लेके जाएंगे, शवाहिद लेके जाएंगे, जो भी केस लेके जाएंगे उसकी लीगल मेरिट के ही बेसिस पर लेके जाएंगे। लेकिन आप अगर ये कहें कि हम पॉलिटिक्स डिस्कस ना करें, बिल्कुल पॉलिटिक्स भी डिस्कस करेंगे, लीगल मामला तो पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे, लीगल मामला तो डिस्कस कर रहे हैं ना, या फिर मुहरकात पे आप बात करना चाहती हैं, वो अदालत के सामने लीगल मामला तो हो ही रहे डिस्कस, क्या वो मुहरकात पे बात करना चाहती हैं कि कैसे मॉनिटरिंग जज लगा, किस तरीके से ये मामला हुए, उसको वो मुहरकात वो अदालत के सामने रखना चाहती हैं? जी बिल्कुल रखना चाहती हैं, बिकॉज हमारी नज़र में पहले दिन से डिस्क्वालिफिकेशन, पनामा का केस था और डिस्क्वालिफिकेशन एक बिल्कुल डिफरेंट केस पर एसेट डिक्लेरेशन ना करने पर होगी जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं हो सकती थी कि लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये बातें मीडिया पर तो, फिर उसके बाद नैब को, तो ये बातें मीडिया पर तो करते रहते, आप 3 साल बाद अब अदालत को क्यों बतानी है? पहले क्यों नहीं बताई? पहले क्यों नहीं ख्याल आया? मेरा ख्याल है इतना इंपॉर्टेंट केस है कि अगर हम समझते हैं और हमारे वकला समझते हैं और मरियम नवाज या नवाज शरीफ समझते हैं कि इसमें नए हकाइक लाना ज़रूरी है, और हमको 6 महीने की तो डिले मांग नहीं रहे, हम 1 महीने की डिले मांग रहे हैं, उसका मतलब ये है कि अदालत हर हफ्ते के बाद बुलाती थी। ऑल वी आर आस्किंग इज़ 2 या 3 हफ्ते की फर्दर डिले। और दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है हुकूमत का तो कोई हक ही नहीं पहुँचता। शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान ने, मैं एक सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ, 50 नोटिस गए थे कोर्ट के, एक दफ़ा भी नहीं हाजिर हुए थे। फॉरेन फंडिंग केस में क्यों नहीं हाजिर होते हैं, क्यों नहीं चलाते रोज़ाना की बुनियाद पर? अगर जो हमारे से डिमांड करते हैं, और वो भी मरियम नवाज से डिमांड कर रहे हैं कि जी वो डिले करने की कोशिश कर रही है, 1 महीने की डिले मांगी है। मेरा ख्याल है पिछले 3-4 साल में जितनी अपीयरेंसेस मरियम नवाज ने दिए विदाउट बिंग पब्लिक ऑफिस होल्डर, कभी भी कोई करप्शन नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई टैक्स एवेजन नहीं है, यानी कि कुछ
कुछ नया नहीं है उनके पास जो वो अदालत के सामने रखना चाहती हैं, जो पुराने मामला। तो आपके साथ तो नहीं बैठ के नहीं, जिस तरह मरियम नवाज़ ने आज प्रेस से बात करते हुए भी ये कहा था कि वो जो शवाहिद हैं वो जब लेके आएंगी वो प्रिपेयर हो रहे हैं। जाहिर सी बात है अभी तो नहीं हम उसको सामने रख सकते मीडिया के सामने, जो भी होंगे वो 1 महीने के बाद आप लोग भी देख लेंगे और कोर्ट भी देख लेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद एक और हम इशू पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत चाहती है कि आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हों, क्योंकि उससे धांधली नहीं हो सकेगी और किसी जमात को कोई शिकायत भी नहीं होगी। मगर अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए धांधली कराना चाहती है, और अब तक अपोजिशन की किसी बड़ी जमात ने इसकी हिमायत नहीं की है। और अब इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर 37 एतराज़ात उठा दिए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आइंदा इंतखाबात में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए वक्त की कमी है। इसमें बैलेट की सीक्रेसी और शफाफियत का फुकदान है। इतने कम वक्त में इंतखाबी अमले की तरबियत मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये मशीन हैक हो सकती है और उसके सॉफ्टवेयर में आसानी से रद्दोबदल किया जा सकता है। अगर कोई इंतखाबी तनाज़ा हो गया तो शवाहिद की कमी का सामना होगा और नताइज ताख़ीर का शिकार होंगे। इस पर तमाम स्टेक होल्डर, सिविल सोसाइटी की तंजीमों, NGOs और मीडिया ने अदम एतमाद का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम इक़दाम जल्दबाजी में किए जा रहे हैं, जो कि आलमी मयारात की नफ़ी है। नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में जल्दबाजी से साफ, शफाफ और काबिल एतमाद इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हॉलैंड और जर्मनी ने ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल बंद कर दिया। इटली, आयरलैंड और फिनलैंड ने सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल बंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात पर आज वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इलेक्शन कमीशन के 37 नकात में से 27 का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से है ही नहीं। उन 37 पॉइंट्स को अगर आप देखें तो उसमें से 27 ऐसे नुकात हैं जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से या टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनकी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कैपेसिटी के बारे में है कि आया वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो 10 पॉइंट्स हैं जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ताल्लुक है, वो मशीन जो कि मोस्ट ने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने, उसमें सारे वो एड्रेस होते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो कि एड्रेस ना होता हो। अभी तक जो हमने बनाया वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उन्होंने राइटिंग में हमें दिया था कि ये चीज़ें होनी चाहिए। 100% हमने उस पर अमल किया और वो उससे सेटिस्फाइड हैं। आज भी उन्होंने इस बात की वजाहत की, जो आज की जो मीटिंग थी, कि जिसमें उन्होंने यही कहा है कि उनका ये जो रिपोर्ट उन्होंने जो 37 पॉइंट्स की जमा की है वो इस मशीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जाहिर है क्योंकि आज उसका इम्तिहान हो रहा है तो कल नतीजा कैसे हो सकता है। इसके अलावा शिबली फराज ने कहा कि रोज़ाना 2000 मशीनें बन सकती हैं और 2 साल में अमले की तरबियत भी हो सकती है। 2000 मशीनें डेली बन सकती हैं, यानी कि 6 महीने में ये मशीनें बन जाएंगी। ये कोई इशू नहीं है। 2 साल में आपकी ट्रेनिंग भी हो सकती है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, आपकी डिप्लॉयमेंट भी हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। पैसे कितने चाहिए ये भी उनका मसला है, किस तरह से पहुंचाना है ये भी उनका मसला है। इलेक्शन कमीशन का काम ही यही है। क्या वाकई इलेक्शन कमीशन मुतमईन हो गया है? कल ब्रीफिंग दी और आज मुतमईन हो गया है और 2023 तक तमाम इंतजाम हो जाएंगे। सवाल से हमारे साथ मौजूद हैं मुनीफ फारूक साहब, जिनकी इलेक्शन कमीशन के इंतहाई आला ज़राए से आज बात हुई है। साथ ही पिलडैत के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें खुद हुकूमत ने ब्रीफिंग दी और आज शिबली फराज साहब ने उनका बार बार जिक्र भी किया। पहले मुनीफ फारूक साहब, आपकी बड़ी आला ज़राए से बात हुई इलेक्शन कमीशन में, क्या वाकई इलेक्शन कमीशन मान गया है? जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज साहब की तरफ से दावा किया गया, जो उनकी तरफ से डिमांड दी गई थी वो उन्होंने तस्लीम की कर ली है और वैसी ही मशीन भी बन गई है। शाहजेब साहब बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे ताजुब हुआ कि शिबली फराज साहब कैसे कॉन्फिडेंट थे और किस तरह वो फरमा रहे थे। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 37 नुकात रखे हैं सेनेट की कमेटी के सामने, वो इसलिए रखे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि जो मशीन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाई है वो तो अभी कहीं फिगर आउट ही नहीं करती, इसलिए कि ये उन मशीनों में से एक मशीन हो सकती है जिसके ऊपर शायद वो कंपेटिटर्स आएँ, बिडिंग हो और एक पूरा प्रोसेस बने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जो इस वक्त हालात हैं, ना ही उसमें नेशनल कंसेंसस हैं, ना ही जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं यानी सियासी जमातें, जब वो एग्री नहीं कर पा रही और मेजर कैपेसिटी इश्यूज़ हैं, इलेक्शन कमीशन
ऑफ पाकिस्तान के। लिहाजा जो पोजीशन ली है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो एक ही है कि 2023 का जनरल इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं हो सकता। इसकी बहुत सी वजूहत हैं, उनमें से एक वजह सबसे बड़ी कैपेसिटी का इशू है। इलेक्शन कमीशन समझता है कि बहुत बड़ा डिजास्टर होगा अगर इसी अमले, इसी टेक्निकल कैपेसिटी के साथ और इन्हीं मशीनों के साथ अगर आप इलेक्शन कमीशन अप्रूव कर देता है और चला जाता है 2023 के इलेक्शन में इसी तरह से, तो बहुत बड़ा सानेहा होगा जिसके नतीजे में 2023 का इलेक्शन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ये समझता है, जो कि हमारे ज़राए ने भी हमें बताया है, कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी आए, हम ये तमाम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तमाम बातें, तमाम जो प्रोसेस है वो एक ड्यू प्रोसेस के तरीके से आगे बढ़ेगा। हैज़र्डली इस तरह रश करने से मामला आगे नहीं चलेगा। और यहाँ तक भी बताया जा रहा है इन सो मेनी वर्ड्स कि अगर हुकूमत कानून भी पास करवा लेती है इस हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करवाना फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये मैंडेट ही इलेक्शन कमीशन का है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन इंश्योर करेगा, इलेक्शन कमीशन, कि ऐसा कोई काम, ऐसा कोई टूल इस्तेमाल ना हो जिसके नतीजे में इलेक्शन 2023 कंट्रोवर्शियल हो जाए। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह से जो अभी शिबली फराज साहब फरमा रहे थे कि हम मशीनें बना लेंगे और रोज 2000 यूनिट्स बन सकते हैं, ये तो उस सूरत में हो सकता है कि अगर एक पूरा बिडिंग का प्रोसेस हो और इलेक्शन कमीशन अप्रूव करे कि हमने यही मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बनाई हुई मशीन ही इस्तेमाल करनी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो एक मशीन है जो कि कभी यहां से शटल करती है तो एक पार्लियामेंट के अंदर चली जाती है, वही मशीन, उसके ऊपर ब्रीफिंग फिर इलेक्शन कमीशन को दी जाती है। एक टेक्निकल कमेटी जरूर एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो ब्रीफिंग ले सकती है, लिहाजा इस हवाले से कोई फैसला नहीं है। ना ही इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो फोर्स करे इलेक्शन कमीशन को कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही अगला इलेक्शन करवाना है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया होगा, एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि अगर हुकूमत ये करवाना चाहती है, और हुकूमत को शायद ये मशवरा भी दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुतअद्दिद दफ़ा कि आप इस पूरे प्रोसेस को एक तरीके से अडॉप्ट कीजिए, रश ना कीजिए सिस्टम के अंदर, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो इलेक्शन के ऊपर जिन्होंने हिस्सा लेना है इलेक्शन में, यानी सियासी जमातों ने, वोटर्स ने, जब तक उनका एतमाद नहीं होगा तो इलेक्शन की कोई सैंक्टिटी नहीं होगी, बैलेट की कोई सैंक्टिटी नहीं होगी। इसी तरह से जो इंटरनेट वोटिंग का मामला है उसके हवाले से भी मैं शाहजेब साहब आपको ये बता दूं कि वहाँ पर भी एक पहले अरेंजमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो कि नादरा और इलेक्शन कमीशन के दरमियान था। उसके ऊपर फिर जब उसका टेक्निकल ऑडिट हुआ, एक स्पेनिश फर्म ने किया, तो उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर तो बहुत बड़े इश्यूज हैं, ये तो सैंक्टिटी ऑफ बैलेट को इंश्योर नहीं करता, इसके तो मॉड्यूल्स ही बड़े गलत हैं, ये तो अपग्रेड होना चाहिए और ये इस तरह से तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब जो नए नादरा के चेयरमैन हैं वो ये समझते हैं कि ये एक नया मॉड्यूल है, हमारे पास एक नया मॉडल है, उसके लिए हमें दोबारा से फंडिंग दी जाए, जिसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन का यही मौक़िफ़ है कि जब तक आपका हमारे साथ जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है नादरा का और इलेक्शन कमीशन का, जब तक उसके हवाले से कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती, तो हम 2.4 बिलियन रुपए हुकूमती ख़जाने से आपको कैसे दिलवा दें एक नए मॉड्यूल के लिए। लिहाजा इन दोनों मामलात पर हुकूमत को अभी बड़ी मेजर रेजिस्टेंस आ रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और मुझे कम से कम मेरे ज़राए की इंफॉर्मेशन से ये नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बच करेगा अपनी पोजीशन से, क्योंकि उनकी पोजीशन उनकी कैपेसिटी से रिलेट करती है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। आज बार बार शिबली फराज साहब जिक्र कर रहे थे कि पिलडैज को भी हमारी तरफ से कंप्लीट ब्रीफिंग दी गई है मुकम्मल तौर पर। अब हुकूमत का ये कहना है कि शफाफ इंतखाबात की राह हमवार होगी, 2023 में करा भी लेंगे। ऑपोजिशन का ये कहना है कि धांधली का रास्ता हमवार होगा। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि मुमकिन नहीं हो पाएगा 2023 तक कि हम ये इंतखाबात करा सकें। आपने भी जो ब्रीफिंग दी, आपको लग रहा है 2023 तक मुमकिन है और शफाफियत भी आएगी? ये तो दुरुस्त है शाहजेब साहब के उन्होंने हमें, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और शिबली फराज साहब ने पर्सनली हमें प्रेजेंटेशन भी दी है और डेमोन्स्ट्रेशन भी दी है, और वो मशीन बहुत अच्छा काम कर रही थी। और जितने वोट हमने कास्ट किए उतने ही वोट उसके अंदर से प्रिंट होके निकले, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो ये हैं कि ये जब फील्ड में मशीन इस्तेमाल की जाएगी और इसके ऊपर कुछ लोग शायद मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करें, उसका कोई सद्देबाब करने की कोई तसल्ली बख्श बात सामने नहीं आ सकी। और हम इस बात से एग्री करते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में एक तो मशीनों को इन वन गो डिप्लॉय करना ख़तरे वाली बात है। दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि 4-5 लाख मशीनें एक ही गो के अंदर डिप्लॉय की गई हों। और दूसरी बात यह है
कि इतने अरसे के अंदर ये अगर बनवा भी ली जाए तो उसके ऊपर ना ट्रेनिंग का काम हो सकता है, ना उनकी स्टोरेज का इंतज़ाम हो सकता है, ना हमारे पोलिंग स्टाफ उसके लिए तैयार होंगे उनको इस्तेमाल करने के लिए। तो हमारा ख्याल ये है कि खामखा ये 23 महीनों के अंदर इतना बड़ा काम करने की कोशिश की जा रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जबकि हुकूमत के पास और इलेक्शन कमीशन के पास बहुत से और मसाइल हैं जो हमेशा होते हैं, और इस दफ़ा तो हमने मरदमशुमारी भी करानी है। मरदमशुमारी गलत लफ्ज़ है, सेंसस करवाना है। वो इतना बड़ा काम है कि वो भी 23 महीनों के अंदर कैसे हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये खामखा की एक मुसीबत है जो हुकूमत ने अपने लिए खड़ी कर ली है। मगर आप कम से कम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत ये दुरुस्त कह रही है कि इस मशीन के जरिए ही इलेक्शन में शफाफियत का रास्ता आगे बढ़ेगा, जो धांधली के इल्जाम लगते हैं ये खत्म हो जाएंगे। नहीं, हमें नहीं लगता कि इससे शफाफियत आ जाएगी और इससे जो इतराज़ात हैं वो दूर हो जाएंगे। देखिए, बहुत से इतराज़ात का जो बड़ा हिस्सा है, ये जो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का इंतखाबी अमल होता है जिसमें पोलिंग हो रही होती है, बैलेटिंग हो रही होती है, इस पे सबसे कम एतराज़ होते हैं। ख़ासतौर पे 2018 में सबसे कम एतराज़ हुए उसके ऊपर। प्रॉब्लम शुरू हुई 5 बजे के बाद, या फिर प्रॉब्लम थी 8 बजे से पहले प्री पोल का पीरियड में। उसको ये ईवीएम हल नहीं करता, क्योंकि अगर आप पोलिंग एजेंट्स को निकाल देंगे और आप उस वक्त कोई काम करेंगे जो कि पोलिंग एजेंट्स ने नहीं देखा, तो वो आप मशीन के साथ भी कर सकते हैं और आप बैलेट पेपर पे भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये ईवीएम के आने से कुछ लोगों के अंदर मज़ीद कॉन्फिडेंस पैदा होगा और सूरत हाल बेहतर होगी। वो हमारे मसले वो नहीं हैं जो ईवीएम के थे, हमारे मसले प्री पोल के हैं या पोस्ट पोल के हैं, वो ईवीएम उस पर हेल्प नहीं करता। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने इस हवाले से सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नैब पर मुसलसल ये इल्ज़ाम लगता है कि वो हुकूमत से जुड़े केसेस में जानिबदारी का मुजाहरा करता है और सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करता है। ना हुकूमती मंसूबों में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात में कोई ठोस पेशरफ्त होती है और ना ही हुकूमती रहनुमा नैब की गिरफ्त में आते हैं। नैब पर ये इल्ज़ाम अपोजिशन भी लगाती रही है और आला अदालतें भी नैब की जानिबदारी पर कई बार सवालात उठा चुकी हैं, उसे सियासी इंजीनियरिंग का इदारा कह चुकी हैं। डॉन की खबर के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट में सिविल सोसाइटी की जानिब से एक ऐसी ही पटिशन दायर हुई है जिस पर समाअत के दौरान पेशावर हाई कोर्ट ने नैब से बिलियन ट्री सुनामी केस, मालम जब्बा केस और बैंक ऑफ खैबर में गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ केस की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। 2 रुकनी बेंच ने यह ऑब्जर्वेशन भी दी है कि पिछली किसी समाअत में अदालत ने नैब को मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखने की हिदायत दी थी, मगर नैब ने उन हिदायत को केस की तहकीकात मजीद जारी ना रखने के तौर पर ले लिया। यानी अदालत का कहना है कि उसने नैब को हिदायत की थी कि मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखी जाएं, मगर नैब ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने तहकीकात मजीद जारी ना रखने की हिदायत की है। यानी कहा कुछ गया था, किया कुछ और गया और केस ही बंद कर दिया गया। खबर के मुताबिक सिविल सोसाइटी के अरकान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नैब सिलेक्टिव एहतसाब कर रहा है। हुक्मरान जमात के अरकान के खिलाफ तमाम केसेस को पसे पुश डाल दिया गया है। अदालत यह करार दे कि नैब केपी एहतसाब कमीशन केस, बिलियन ट्री सुनामी केस, मालम जब्बा केस और बैंक ऑफ खैबर में गैर कानूनी भर्तियों के केस में अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुआ है और ये नाकामी गैर कानूनी और बिला जवाज थी। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि उन नैब अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई के अहकाम दिए जाएं जो इन केसेस में नैब ऑर्डिनेंस के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हुए हैं। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि नैब को चेरी पिकिंग के बजाय नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक काम करने के अहकाम दिए जाएं। जिन नैब अफसरान ने मुतल्लिका केसेस में एहतसाब के अमल को रोककर मुल्जिमान को नाजायज फायदा पहुंचाया है, उन्हें भी कटहरे में लाना चाहिए। सिविल सोसाइटी के वकील ने मजीद कहा कि नैब चेयरमैन ने ऐलान किया था कि मालम जब्बा केस का रेफरेंस तैयार है और दिसंबर 2019 से पहले दायर कर दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कई मीटिंग्स हुई। वकील के मुताबिक नैब ने बिलियन ट्री सुनामी और बैंक ऑफ खैबर में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केसेस में भी कोई पेशरफ्त नहीं दिखाई है। सिविल सोसाइटी के वकील ने यह भी कहा कि अपोजिशन के खिलाफ नैब का इम्तियाजी सलूक और हुक्मरान तबके का साथ देना करप्ट प्रैक्टिस के मुतरादिफ है। जस्टिस रूहुल अमीन और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नैब से तीनों केसेस की पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है, जो अगली समाअत यानी 5 अक्टूबर से पहले पेश करना होगी। पेशावर हाई कोर्ट की समाअत पर बात करने के लिए हमने नैब तर्जुमान से रब्ता किया, मगर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। नैब गुज़िश्ता 3.5 साल तक मालम जब्बा केस की तहकीकात करता रहा। रेफरेंस तैयार होने का दावा भी किया। खुद चेयरमैन नैब ने कहा कि तगड़ा केस है, उसका रेफरेंस तैयार है, मगर फिर रवां साल नैब ने इस केस की तहकीकात अचानक ख़त्म कर दी और ये केस खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दिया। ना कोई एक्शन लिया, ना कोई गिरफ्तारी हुई, बल्कि 3.5 साल बाद नैब ने
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपनी ही कायम की गई कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर तहकीकात बंद कर दी और दावा यह कर दिया कि ये कमेटी पेशावर हाईकोर्ट ने कायम की थी। और अब पेशावर हाईकोर्ट ने कह दिया है कि अदालत ने नैब को मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखने की हिदायत की थी। अदालत ने अब इस केस की पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है, मगर आम बात यह है कि नैब पहले ही मालम जब्बा केस को बंद कर चुका है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अफगान तालिबान ने कल 33 अरकान पर मुश्तमिल अपनी उबूरी काबीना का ऐलान किया, मगर अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और मगरबी ममालिक इस उबूरी काबीना से मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। अमरीका ने काबीना में अहम ओहदों पर तैनात लोगों के माजी और उनकी वाबस्तगियों पर खदशात का इजहार कर दिया है। साथ ही कहा है कि ऐलान करदा काबीना तालिबान के सीनियर लीडरान और करीबी लोगों पर मुश्तमिल है, जिसमें खवातीन भी शामिल नहीं हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि वो समझते हैं कि तालिबान ने ये लिस्ट एक केयर टेकर काबीना के तौर पर पेश की है और अमेरिका तालिबान को उनके अल्फाज से नहीं बल्कि उनके इकदामात से जांचेगा। और अब से कुछ देर पहले अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि तालिबान की हुकूमत जामे नहीं है। तालिबान की काबीना में शामिल कुछ नामों पर खदशात हैं। तालिबान को नई हुकूमत के बाज़ नामों के लिए दुनिया से कानूनी हैसियत हासिल करना पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि तालिबान ने मुख्तलिफ ग्रुप्स के लोगों को हुकूमत में शामिल नहीं किया। जिन नामों का ऐलान किया गया उनके तज्जिए से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि एक इंक्लूसिव काबीना है और इसमें सबकी नुमाइंदगी शामिल है। साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा ने उबूरी काबीना में ख़वातीन की अदम मौजूदगी पर सवालात उठा दिए हैं, जबकि चीन ने उबूरी हुकूमत के क़याम को एक अहम कदम करार दिया है। साथ ही 3 करोड़ 10 लाख डॉलर की इमदाद का भी ऐलान किया है। मगर अहम बात यह है कि तालिबान ने जिस काबीना का ऐलान किया है उसमें अक्सर बड़े ओहदों पर तैनात रहनुमा अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में है, जिसमें वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद, नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल सलाम हनफी भी शामिल हैं। अहम बात यह है कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर 2010 से 2018 तक यानी 8 साल तक पाकिस्तान में कैद रहे, फिर उन्हें अचानक रिहा किया गया और उनकी रिहाई के बाद से वो तालिबान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा करते रहे। इसके अलावा अफगानिस्तान की नई हुकूमत के वज़ीर दिफा और मुल्ला उमर के बेटे मौलवी मोहम्मद याकूब, वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी और वज़ीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी समेत दीगर रहनुमा भी अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की फहरिस्त में हैं। जबकि जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे और हक्कानी नेटवर्क के सरबराह सिराजुद्दीन हक्कानी सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की फहरिस्त में नहीं है, बल्कि सिराजुद्दीन हक्कानी की जमात को अमेरिका ने न सिर्फ एक दहशतगर्द जमात करार दिया बल्कि उनके सर की कीमत $1 करोड़ रखी गई। साथ ही सिराजुद्दीन हक्कानी अमरीकी FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी हैं। इसके अलावा तालिबान की उबूरी काबीना में 4 लोग ऐसे हैं जो क्यूबा में अमेरिका की बदनाम ज़माना गुआंतानामो बे जेल में कैद रह चुके हैं। उनमें वज़ीर इत्तलात व सक़ाफ़त मुल्ला खैरुल्लाह, नायब वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद फ़ाज़िल, वज़ीर सरहद व क़बाइल मुल्ला नूरुल्लाह नूरी और डायरेक्टर इंटेलिजेंस मुल्ला अब्दुल हक वासिक शामिल हैं। बहरहाल अब तक तालिबान की हुकूमत को किसी ने तस्लीम नहीं किया है। जो उबूरी काबीना का ऐलान किया गया है वो कब तक कायम होगी, अफगानिस्तान का नया आइन क्या होगा और अगली हुकूमत कब और कैसे आएगी, ये वो सवालात हैं जिनसे मुताल्लिक अबहाम अब तक बरकरार है। मुख्तलिफ ममालिक अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक वेट एंड वॉच किए हुए हैं। पाकिस्तान जो मुसलसल अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव हुकूमत का मुतालबा करता रहा, जिसने अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के साथ वर्चुअल इजलास किया। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस इजलास में मौजूद थे, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में अमन के लिए आलमी बिरादरी के किरदार पर बात की। साथ ही ये वाज़ेह किया कि अमेरिका की तरफ से जो अफगानिस्तान के $10 अरब के असासे मुंजमद किए गए हैं उससे मुआशी बहरान जन्म ले सकता है। हमारे साथ वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, अमेरिका ने ज़ाहिर है जो काबीना है उसके बाजी पर एतराज़ात उठा दिए हैं। यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा सबके अपने अपने एतराज़ात हैं। पाकिस्तान भी एक इंक्लूसिव हुकूमत का मुतालबा कर रहा था। अब पाकिस्तान की क्या राय है इस उबूरी सेटअप के हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि शाहजेब जो एक अनाउंसमेंट आई है, ऐलान आया है, दुनिया की तरह हमने भी सुना है और उसको नोट किया है। पहली बात तो ये है कि एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर की जरूरत थी। अब वो खला रह नहीं सकता था और कब तक रहता, तो इसलिए एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जिसका ऐलान किया गया है, पाकिस्तान तवक्को करता है कि वो अफगानिस्तान में के अमन में उनकी सिक्योरिटी और उनकी स्टेबिलिटी इस्तेहकाम में वो एक मुस्बत किरदार अदा करेगा। हम समझते हैं और हम तवक्को करते हैं कि इससे जो ह्यूमैनिटेरियन और जो डेवलपमेंट नीड्स हैं अफगानिस्तान के अवाम की, वो पूरी हो सकेंगी। अब
देखिए, अफगानिस्तान एक मल्टी एथनिक ग्रुप है जो कि दुनिया भी जानती है और सब तस्लीम भी करते हैं। और आप ये भी देखें कि उन्होंने जो ऐलान किया है उसको उन्होंने कहा है ये एक अपूरी सेटअप है, इंटरिम सेटअप है। इससे जाहिर क्या होता है, इससे बज़ाहिर तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपना अभी दरवाजे उन्होंने बंद नहीं किए। इंटरनेशनल जो ओपिनियन है उससे वो गाफिल नहीं है। पाकिस्तान जो कहता रहा है, हम तो जिसे कहते हैं ना एक हमसाया जो उनकी बेहतरी और अफगानिस्तान के अमन में दिलचस्पी रखता है, तो उसको सामने रख के हम अपनी तजवीज़ पेश करते हैं। लेकिन फैसला तो बहरहाल उन्हें करना है, हम तजवीज़ दे सकते हैं, फैसले वो खुद करते हैं। तो पाकिस्तान इस अबूरी सेटअप पर पाकिस्तान की क्या राय है, या पाकिस्तान भी जो उनकी मुस्तकिल हुकूमत बनेगी उसके ऊपर पाकिस्तान की नजरें हैं कि वो कितनी इंक्लूसिव होगी? देखिए, अभी सिचुएशन जैसे मैं कर रहा हूँ ना शाहजेब, सिचुएशन इवॉल्व कर रही है। अफगानिस्तान के बारे में लम्हा बा लम्हा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। किसी हतमी राय का फिल फॉर ऐलान कर देना या उसकी तवक्को करना, मैं समझता हूँ कि कबलस वक्त है। अच्छा, अब जाहिर है अमेरिका ने $10 अरब उनके मुजम्मिद किए हुए हैं, जिस हवाले से आपने भी राय दी कि एक बहरान पैदा हो सकता है। तालिबान कहते हैं वो चीन की तरफ देख रहे हैं। आपको लगता है कि मगरिब के साथ मुआशी ताउन बड़ा लाजमी है अगर अफगानिस्तान को आगे बढ़ना है? सिर्फ ये खित्ता या चीन उनके मसाइल नहीं हल कर सकता, आप क्या समझते हैं? देखिए, सवाल ये है कि सबको वजन करना होगा कि इंगेजमेंट की पॉलिसी कारामद रहेगी या डिसएंगेज करने से जो उनका ऑब्जेक्टिव है ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी वो हासिल होगा। पाकिस्तान की राय ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा और वो एंगेजमेंट से हो सकता है, और डिसएंगेजमेंट से वो खला पैदा होगा जिससे नुकसान हो सकता है। जिन खदशात से हम बचना चाहते हैं, अगर हम डिसएंगेज करते हैं तो उन खदशात को मौका मिलेगा वहां पांव जमाने का, और ये ना इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है, ना अफगानिस्तान के पड़ोसी चाहते हैं, ना पाकिस्तान चाहता है। बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए बैरूनी सरमायाकारी की ज़रूरत है, मगर बैरूनी सरमायाकारी में कमी देखी जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी। अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो दिसंबर 2019 से लेकर अब तक बैरूनी सरमायाकार $73 करोड़ यानी तकरीबन 120 अरब रुपए से ज़ायद पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट से निकाल चुके हैं। $16 करोड़ यानी तकरीबन 25 अरब रुपए की सरमायाकारी सिर्फ इस साल निकल चुकी है, जबकि कोरोना में भारतीय मईशत सुकड़ने के बावजूद भारतीय स्टॉक मार्केट में भारी सरमायाकारी देखी गई है और इंडेक्स जो बहुत गिर गया था वो 58,000 को भी क्रॉस कर गया है। जबकि पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से बेहतर मुआशी तरक्की के दावों के बावजूद बैरूनी सरमायाकार अपनी सरमायाकारी निकाल रहे हैं, और अब MSCI ने भी पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट से डाउनग्रेड करके उसका दर्जा फ्रंटियर मार्केट में तब्दील कर दिया है। मई 2017 में पाकिस्तानी मार्केट को फ्रंटियर मार्केट से अपग्रेड करके इमर्जिंग मार्केट की फहरिस्त में डाला गया था, मगर 4.5 साल बाद डाउनग्रेड कर दिया गया है, और इसकी वजह मार्केट के साइज और लिक्विडिटी का इमर्जिंग मार्केट के मयार पर पूरा ना उतरना है। अहम बात यह है कि इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में डाउनग्रेड भी किया है, और फ्रंटियर मार्केट में पाकिस्तान को वेटेज भी 2017 से कम दिया है। टॉपलाइन सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में जब पाकिस्तान को फ्रंटियर मार्केट से इमर्जिंग मार्केट में अपग्रेड किया गया तो उस वक्त FM100 इंडेक्स में पाकिस्तान का वेटेज 8.5% था, और अब कम यानी 5.5% होगा। MSCI FM इंडेक्स में पाकिस्तान का हिस्सा 1.9% होगा। स्टॉक मार्केट में इस खबर की तवक्को पहले की जा रही थी, पहले ही दबाव था। आज भी इस खबर आने के बाद KC100 इंडेक्स में 325 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। गुज़िश्ता 20 माह में $73 करोड़ का इनखला हो चुका है, और अब टॉपलाइन सिक्योरिटीज के मुताबिक इस फैसले से मजीद $15 करोड़ पाकिस्तानी मार्केट से निकल सकते हैं, जबकि मुस्तकबिल में फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में शामिल होने से 10 से 15 करोड़ की सरमायाकारी हो सकती है। पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट के दर्जे में डाउनग्रेड किए जाने की वजह मुख्तलिफ कंपनियों के मार्केट कैप में 2017 के बाद बतदरीज कमी आना है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के मजीद अदाद-ओ-शुमार अगर आपके सामने रखें तो पाकिस्तानी मार्केट जो मई 2017 में $100 अरब के मार्केट कैपिटलाइजेशन और GDP के साइज का 35% पर पहुंच गई थी, वो $50 अरब के साथ GDP का 20% से भी कम रह गई है, जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट $3,000 अरब से भी ऊपर जा चुकी है, और इंडियन मईशत
यानी जीडीपी का 110% से भी ऊपर है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के हजम में, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में, बैरूनी सरमायाकारी में, सब में कमी आ रही है और अब MSCI ने पाकिस्तानी मार्केट को डाउनग्रेड भी कर दिया है। एमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में डाल दिया गया है। इसकी तफसीलात हमने आपके सामने रखी हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए।